हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू जेआर कॉलेज। तो कैसे हो सभी? आई होप सो मजे में होंगे और बहुत बढ़िया से आपने चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 1 को देख लिया होगा, समझ लिया होगा एंड नोट्स को प्रिपेयर कर लिया होगा। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा लेक्चर नंबर 2 ऑफ योर चैप्टर नंबर 2। इसके अंदर हमने डेटा स्ट्रक्चर के बारे में स्टार्ट किया था। डेटा स्ट्रक्चर, डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, रॉ डेटा किसे कहते हैं, हम इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कैसे होता है, ऐसे मल्टीपल टॉपिक्स को हमने कंप्लीट कर लिया था इन लेक्चर नंबर 1। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो प्लीज जल्दी जल्दी से जाकर लेक्चर 1 देखो, ताकि आपको बेसिक्स पता चले कि इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी कर किस बारे में रहे हैं। ठीक है, ऐसे सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है। ओके, चलो, आज हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है आज का हमारा, हमने ये बेसिक टर्म्स कंप्लीट कर लिए थे लेक्चर 1 के अंदर। उसके बाद हमने डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है ये भी कंप्लीट कर लिया था। टाइप्स ऑफ डेटा क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप के डेटा होते हैं, ये सभी पार्ट्स को हमने कंप्लीट कर लिया था। अब इन सभी टॉपिक्स को हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, ऑपरेशंस कौन कौन से हैं, डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं जिससे हमें इंपॉर्टेंट इनसाइट को फाइंड आउट करने में हेल्प होता है, ये सारे ऑपरेशंस भी हमने कंप्लीट कर लिया था। ये सारे ऑपरेशंस को डिटेल में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप इंजीनियरिंग में जाएंगे तो इंजीनियरिंग के अंदर भी आपको ये डेटा स्ट्रक्चर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं अभी आपको पढ़ा रही हूं, वही सारी चीजें आप बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, तभी जाकर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जा सकते हैं, अच्छे कंपनीज में आपका सिलेक्शन हो सकता है, बिकॉज डेटा स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, फोकस के साथ में स्टडी करना है। चलो, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अल्गोरिदम हमारा लेक्चर टॉपिक नंबर 3 है। ओके, इससे पहले हमने हमारा टॉपिक नंबर 1 कंप्लीट किया था, डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है ये, एंड डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर ऑपरेशंस, ये दो टॉपिक्स को हमने कंप्लीट कर लिया था इन लेक्चर नंबर 1। आज के लेक्चर नंबर 3 के लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं अल्गोरिदम्स के बारे में। ओके, अल्गोरिदम होता क्या है, जैसे सपोज कि आपको कुछ भी फंक्शन करना है, ठीक है, आपको कुछ भी काम करना है, तो उस काम को करने के लिए आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, उसके बाद उस सम को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जैसे सपोज कि हमने कोई सम को सॉल्व करना है, ठीक है, आपको कोई एडिशन परफॉर्म करना है। ठीक है, अब उस एडिशन को, उस सम को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक इनपुट डिसाइड करना पड़ेगा। मैं आपको इनपुट दूंगी कि 5 + 8 कितना होता है। ठीक है, 5 + 8 कितना होता है। ठीक है, तो ये आपका एक सम हो गया। ठीक है, ये आपका क्या है, एक काम है। अब इस काम को आपको कंप्लीट करना है, तो इस काम को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, सबसे पहले हम क्या डिसाइड करेंगे, हमारा स्टार्ट डिसाइड करेंगे। ठीक है, स्टार्ट डिसाइड करेंगे हम। यहां पर सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग पॉइंट आ जाएगा, जहां पे अभी हम वेट अ मिनट। ठीक है, यहां पर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है ऑलरेडी। मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ, यहाँ पर ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या डिसाइड करना है, सबसे पहले स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में आप क्या डिसाइड करेंगे कि आपका इनपुट वैल्यू कौन सा है। ठीक है, जस्ट सपोज कि मैंने आपको 5 दिया है और मैंने आपको 3 दिया है, कितना इसका सम होता है ये मैंने आपको बताने के लिए दिया है। ठीक है, तो अब इसका आपका सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है, सब्ट्रैक्शन नहीं, एडिशन परफॉर्म करना है। ठीक है, अब एडिशन परफॉर्म करने के लिए आपके पास 2 इनपुट हो गया, तो ये हमारा सबसे पहला इनपुट हमने डिसाइड कर लिया। ठीक है, अब इनपुट डिसाइड करने के बाद हमारा ऑपरेशन स्टार्ट कैसे होगा, हमें क्या करना है, कौन सा काम परफॉर्म करना है, हमें स्टार्ट करना है सम करना। ठीक है, हमें एडिशन करना है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सम करेंगे। ठीक है, सम का ऑपरेशन हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, सम का फॉर्मूला हम लिखेंगे, सम का ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म हो जाएगा। एंड ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद, ये कैलकुलेशन होने के बाद हमें क्या डिस्प्ले होगा, हमारा सम डिस्प्ले होगा। ठीक है, हमारे स्टेप नंबर 3 के अंदर हमारा सम डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा काम है वो क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, है ना। एक स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट हुआ, एंडिंग पॉइंट एंड हुआ, बीच में हमने अलग अलग स्टेप्स को फॉलो किया है उस काम को खत्म करने के लिए। ठीक है, तो दिस इज अल्गोरिदम, इसे हम क्या कहते हैं, अल्गोरिदम कहते हैं। ठीक है, किसी काम को करने के लिए हमने एक अप्लाई कर दिया फॉर्मूला, या एक अल्गोरिदम अप्लाई कर दिया है, अब उस अल्गोरिदम को फॉलो करते हुए वो काम कंप्लीट होगा। ठीक है, अलग अलग स्टेप वाइज उस काम को वो करता चला जाएगा। ठीक है, ये अल्गोरिदम मशीन्स फॉलो करते हैं। ठीक है,
ये इसका क्या था, फंक्शन करने का, ये अल्गोरिदम, इसे हम क्या कहते हैं, अल्गोरिदम कहते हैं, ठीक है, जिसमें हमने एडिशन परफॉर्म किया। ओके, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सॉल्व प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर होता है जिसे हम लोग अल्गोरिदम कहते हैं, ठीक है। कैरेक्टर्स यहाँ पर फाइनाइट है, ये फाइनाइट होता है, इट मींस कि हम इसमें स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है, हम इसका एक प्रॉपर लास्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये इनफाइनाइट है, ये कभी खत्म नहीं होता, ये फाइनाइट है, ये खत्म होता है, ठीक है। मस्ट एंड आफ्टर सम स्टेप, ये एंड हो जाता है कुछ स्टेप होने के बाद, ये अल्गोरिदम जो है वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है। अल्गोरिदम्स फाइनाइट होते हैं, फाइनाइट होना इट मींस कि उसका एक एंडिंग पॉइंट होता है, ठीक है, एंडिंग पॉइंट फिक्स होता है, उस पॉइंट पर जाकर वो एंड हो जाएगा आपका अल्गोरिदम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अल्गोरिदम आपने अप्लाई कर दिया तो वो अब लाइफ टाइम चलता रहेगा, वो कभी एंड हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसका कोई स्टेप बाय स्टेप ये एंड होता है, ठीक है, कुछ स्टेप फॉलो करने के बाद, ठीक है। क्लियर, ईच स्टेप शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, हर एक स्टेप कैसा होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। जैसे मैंने आप लोगों को सब एडिशन का बताया, ठीक है, सम करना बताया, तो अब मैंने जब आपको एडिशन बताया तो एडिशन के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको इनपुट दे दिया, एक इनपुट, दो इनपुट, ठीक है। अब दो इनपुट एडिशन करना है तो आपको दो इनपुट की नीड होगी, है ना। आप एक 3 को ऐड तो नहीं कर सकते किसी में, है ना, सो दो इनपुट इज नीडेड, ठीक है। सो दो इनपुट की नीड है 3 and 5, मैंने दो इनपुट दे दिया। अब इन दोनों इनपुट को यूज करके आपको क्या परफॉर्म करना है, एडिशन परफॉर्म करना है, ठीक है, आपको सम ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो अब आप क्या करेंगे, फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला एक स्टेप हो गया आपका, इस फॉर्मूला के बेसिस पर आपको आउटपुट मिलना, ये एक स्टेप हो गया, और ये आउटपुट मिल जाने के बाद आपका अल्गोरिदम फिनिश हो जाना, ये आपका एक पॉइंट हो गया, ठीक है। सो इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपका अल्गोरिदम कंप्लीट होता है ना। सो ये इजी टू अंडरस्टैंड है। वैसे ही हमें बहुत सारे अल्गोरिदम्स डेटा स्ट्रक्चर के अंदर करना रहता है, सो उसको हमें प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप मेंशन करना होता है, और वो ऐसे स्टेप्स होने चाहिए जो लोगों को इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। इफेक्टिव, मस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम, ये इफेक्टिव होना चाहिए, मस्ट सॉल्व होना चाहिए प्रॉब्लम, आपको जो भी प्रॉब्लम है वो इस अल्गोरिदम के थ्रू सॉल्व हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस अल्गोरिदम को अप्लाई करने के बाद भी वो चीजें सॉल्व ही नहीं हो रही है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, सो ये अल्गोरिदम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। मैंने अल्गोरिदम का एग्जाम्पल आपको दिखा दिया, आई होप सो आपको अल्गोरिदम का एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप किसी काम को करते हैं, और उसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्गोरिदम कहते हैं, ठीक है। उस प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्गोरिदम कहते हैं। ओके, आजू बाजू नहीं देखना है, बस यहां पर फोकस करना है कि हम क्या सुन रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है हमें, ठीक है। यहां पर मैम क्या बोल रही है और मैम क्या समझाने की कोशिश करिए, आपको सिर्फ उस पर फोकस करना है। ओके, समझा आपको अल्गोरिदम क्या है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, थर्ड टॉपिक अल्गोरिदम कंप्लीट हो गया है, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। सेकंड टॉपिक क्या था, ये जो आपका सब्जेक्ट है बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, बहुत डिफिकल्ट मतलब इतना भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, बट इसके अंदर आपको स्टडी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली पेपर में जाएंगे और आप पास हो जाएंगे, ये मैं कह सकती हूँ कि अगर आपने बिना पढ़े डायरेक्टली पेपर में जाओगे तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है। सो इसीलिए स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है सीएस के अंदर, क्योंकि सीएस 200 मार्क्स के लिए आने वाला है आपके एग्जाम में, तो रोज पढ़ाई करनी है सीएस की। आप जैसे बाकी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कर रहे हैं वैसे हर एक रोज आपको आधा घंटा या 1 घंटा बैठना है इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। ओके, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज माय इंस्टा आईडी गाइस, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी इशू रहेगा तो आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, बट आपको खुद से काम करना पड़ेगा, खुद से पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर ये जो चैप्टर है ये बहुत इजी नहीं है, इसे इजीली नहीं लेना है, इसे फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, ठीक है। आपको ध्यान से पढ़ना है। अगर कुछ भी टॉपिक में आपको डाउट आता है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए सो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। कंट्रोल स्ट्रक्चर, आपके डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। क्या होता है कंट्रोल स्ट्रक्चर? कंट्रोल स्ट्रक्चर डिसाइड हाउ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट।
स्टेटमेंट किस तरह से एग्जीक्यूट होगा ये चीज डिसाइड करता है कौन? कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है, जिसके अंदर आ जाता है आपका सीक्वेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर, सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर कंट्रोल स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो इसके अंदर आप क्या देखने वाले हैं कि किस तरह से सीक्वेंस में होने वाला है, जैसे मैंने आपको यहां पर बताया हुआ है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि जैसे सबसे पहले सीक्वेंस, पहला आपका सीक्वेंस कैसे आ जाएगा? कोई भी चीज को, कोई भी स्ट्रक्चर को आपको कंट्रोल करना है, ठीक है। तो उस कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर एक तो पहला कौन सा टाइप आ जाता है? सीक्वेंस, ठीक है। सीक्वेंस स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम सीक्वेंस स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं एडिशन परफॉर्म करने के लिए, तो सबसे पहला क्या होगा? डिसाइड होगा आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। सो स्टार्टिंग पॉइंट हमने यहाँ पर डिसाइड कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या डिसाइड करेंगे हम? नेक्स्ट हम डिसाइड करेंगे हमारे इनपुट को, ठीक है। हमारा इनपुट क्या है उस चीज को हमें डिसाइड करना है, ठीक है। क्या है हमारा इनपुट? इस चीज को हमें यहां पर डिसाइड करना पड़ेगा। ओके, सो हमने यहाँ पर हमारा इनपुट डिसाइड कर लिया, ए एंड बी इज आर इनपुट, ठीक है। ए और बी हमारा इनपुट है। उसके बाद सम परफॉर्म करना है। किसका सम परफॉर्म करना है? ए और बी का सम परफॉर्म करना है, ठीक है। सो हमने यहाँ पर सम ऑपरेशन को यहाँ पर हमने यूज कर लिया, ठीक है। एडिशन का हमने यहाँ पर यूज कर लिया। अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर लिया हमने, इसके अंदर इनपुट डाल दिया। अब ये क्या करेगा? प्रिंट करेगा। अब ये क्या करने वाला है? प्रिंट करने वाला है। किस चीज को प्रिंट करने वाला है? ये प्रिंट करेगा आपके एडिशन ऑपरेशन को, मतलब आपने जो एडिशन किया हुआ है ना, वो एडिशन आपको कैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। जैसे समझो कि आपने इनपुट वैल्यू में, मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिया था 5 और 5 का ले लो, ठीक है। 5 और 5 का एडिशन कितना होगा वो चीज को वो प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। सो एडिशन हम कैसे परफॉर्म करते हैं? जैसे मैंने 5 और 5 का एग्जांपल बताया आप लोगों को। सो 5 एंड 5 का एडिशन है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट डिसाइड हो गया। उसके बाद हम इनपुट डिसाइड करेंगे। क्या है आपका? फर्स्ट इनपुट इज 5, सेकंड इनपुट इज आल्सो 5, ठीक है। दोनों इनपुट क्या है हमारा? 5 है, तो ये सेकंड सीक्वेंस आ गया, ठीक है। अब थर्ड क्या है हमारा? इसके अंदर ये फॉर्मूला अप्लाई करके वैल्यूज लगाकर हमें क्या देगा? आउटपुट प्रेजेंट करेगा, ठीक है। सो इसके अंदर थर्ड स्टेप के अंदर इसने क्या लगाया? उस फॉर्मूले को अप्लाई किया एडिशन के, ठीक है। सो 5 और 5 का दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप के अंदर क्या होगा? जो एडिशन हुआ है उसे वो डिस्प्ले कर देगा हमारे सामने, ठीक है। उसके बाद लास्ट स्टेप, यहां पर ये हमारा कैलकुलेशन खत्म हो गया, हमारा ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा? लास्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। स्टॉप कर देगा वहां पर, क्योंकि अल्गोरिदम जो फाइंड आउट करना चाहता था, जिसके ऊपर हमने अल्गोरिदम अप्लाई किया था, वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। सो लास्ट में वो स्टॉप कर देगा, ठीक है। सो अब ये स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक आपने क्या देखा कि एक प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। ऐसा हुआ क्या कहीं पे भी कि स्टार्टिंग पॉइंट आया और उसके बाद डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दिया, उसके बाद लास्ट में इनपुट वैल्यू दे दिया, ऊपर में ही स्टॉप कर दिया? ऐसा आपने देखा नहीं। यहाँ पर हमने क्या देखा? एक प्रॉपर सीक्वेंस देखा, ठीक है। सो सीक्वेंस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि वो एक प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो करता है, वन आफ्टर अनदर, ठीक है। वन आफ्टर अनदर ऐसे करके वो एक प्रॉपरली स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, ठीक है। सो ये सीक्वेंस स्ट्रक्चर होता है। सीक्वेंस स्ट्रक्चर किस तरह से? सीक्वेंस स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट वन आफ्टर अनदर। ये सीक्वेंस क्या करता है? ये स्ट्रक्चर क्या करता है? प्रॉपर सीक्वेंस में वन आफ्टर अनदर करके वो प्रॉपरली पूरे स्ट्रक्चर को वो फॉलो करता है, ठीक है। आउटपुट को कंट्रोल करता है, ठीक है, स्ट्रक्चर को। ओके, नेक्स्ट इज सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या देखते हैं? डिसीजन मेकिंग, ठीक है। सिलेक्शन स्ट्रक्चर किसके लिए होता है? डिसीजन मेकिंग के लिए होता है। फॉर एग्जांपल यूजेस इफ एल्स। इफ एल्स का इफ अगर ऐसा हुआ तो, ठीक है, बट एल्स कंडीशन में क्या होगा? ऐसा ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इफ आपने 100% लाया, एल्स कंडीशन में हम क्या डाल सकते हैं कि आप कुछ भी ऐसा अलग डाल सकते हैं हम कि एल्स में ऐसा हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको क्या लिया हुआ है? फॉर एग्जाम्पल इफ मार्क्स ग्रेटर देन 40 देन क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा, ठीक है। और एल्स कंडीशन में क्या हो जाएगा? वो फेल हो जाएगा, ठीक है। तो इफ एल्स ये क्या है? सिलेक्शन स्ट्रक्चर है। क्या है ये? सिलेक्शन स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद रिपीटेशन स्ट्रक्चर। रिपीटेशन स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है? रिपीटेशन स्ट्रक्चर हम कहां पे यूज करते हैं? ये वाला कहां पर हम यूज करते हैं कि एक स्टेटमेंट ऐसा होगा
तो ऐसा होगा, ठीक है। अगर ये चीज सही है तो ऐसा होगा, और अगर ऐसा ये चीज नहीं सही है तो ये हो जाएगा, और वहां पर वो आपका काम खत्म हो जाता है, ठीक है। ये किसके अंदर होता है? सिलेक्शन के अंदर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग फॉलो करने वाले हैं कौन सा? रिपीटेशन स्ट्रक्चर। अब इस रिपीटेशन सीक्वेंस स्ट्रक्चर आपका क्लियर हुआ, ठीक है। सीक्वेंस स्ट्रक्चर में क्या होता है? सीक्वेंस एक प्रॉपर सीक्वेंस में वो एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा स्ट्रक्चर देखा हमने? सिलेक्शन स्ट्रक्चर देखा। उसके अंदर हम किसको फॉलो करते हैं? इफ एल्स को फॉलो करते हैं कि इफ 40% अबाव है तो पास, एल्स कंडीशन में वो फेल हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिपीटेशन स्ट्रक्चर। ओके, सो रिपीटेशन स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है? यूजेस व्हेन स्टेटमेंट आर रिपीटेड। ऐसा स्टेटमेंट है कुछ जिसे हमें बार बार रिपीटेड मोड में डालना है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर हम क्या करते हैं? रिपीटेशन स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर भी दो टाइप के हैं, ठीक है। हमें रिपीटेशन चाहिए किसी स्टेटमेंट का, बट हमें यहाँ पर क्या चाहिए कि आपको कितने टाइम रिपीट करना है ये अगर आपको पता है, ठीक है। ये अगर आपको पता है तो आप किसका यूज करेंगे? फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। रिपीटेशन स्ट्रक्चर के लिए हम किसका यूज करते हैं? लूप का यूज करते हैं, ठीक है। रिपीटेशन के लिए लूप का यूज करते हैं, ठीक है। अब लूप में भी दो टाइप हो जाते हैं, पहला फॉर लूप, सेकेंड व्हाइल लूप, ठीक है। अब फॉर लूप कहां पर यूज करेंगे और व्हाइल लूप कहां पर यूज करेंगे? मैम ये तो हमारा डाउट है। यस, चलो इस डाउट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जब भी आपको पता है कि आपके स्टेटमेंट को कितने बार रिपीट करना है, जब भी आपको ये पता हो कि स्टेटमेंट कितने बार रिपीट करना है, तो उस टाइम पर हम फॉर लूप के अंदर डालते हैं, ठीक है। फॉर लूप के अंदर डालते हैं कि i इक्वल टू 5, ठीक है। कि i की जो वैल्यू है मतलब उसे हमें कितने बार रिपीट करना है? 5 बार ही रिपीट करना है, ठीक है। i इक्वल्स टू 9, i इक्वल टू जितना भी आपको जितने भी बार डालना है, या फिर i इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू जितना भी आपको जितनी बार भी डालना है, 4 टाइम या 5 टाइम, तो वो लेस देन, जब तक वो 5 से लेस देन रहेगा i की वैल्यू, तब तक उस लूप को चलाएगा, ठीक है। उसके बाद उस लूप से बाहर आ जाएगा। ओके, सो ये फॉर लूप के लिए है, ठीक है। जब भी आपको लूप का वैल्यू कितने बार हमें रिपीट कराना है वो अगर आपको पता हो तो उस टाइम पर हम फॉर लूप का यूज करते हैं, ठीक है। अब आपको ऐसा है, सम टाइम आपको इस स्टेटमेंट को कितने बार लूप के अंदर डालना है, कितने बार रिपीट कराना है, ये आपको पता नहीं है। उस टाइम पर हम क्या करते हैं? व्हाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्या किसका इस्तेमाल करेंगे उस टाइम पर? हम व्हाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जब नंबर आपको पता हो कितने बार रिपीट कराना है, उस टाइम पर हम फॉर लूप का यूज करते हैं। और जब आपको पता ना हो कि हमें कितने बार रिपीट कराना है लूप, किस लूप के अंदर, तो हम किसका यूज करते हैं? व्हाइल लूप का यूज करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर अब हम देखने वाले हैं फॉर लूप को, ठीक है। फॉर लूप व्हेन नंबर ऑफ रिपीटेशन इज नोन, ठीक है। जब नंबर ऑफ रिपीटेशन आपको पता हो उस टाइम पर, फॉर एग्जाम्पल प्रिंट 1 to 5, आपको 1 to 5 प्रिंट कराना है, तो आपको पता है कि मुझे 5 ही प्रिंट कराना है, ठीक है। 1 to 5 ही प्रिंट कराना है, तो उस टाइम पर हम फॉर लूप का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल व्हाइल लूप के अंदर रिपीटेशन अनटिल कंडीशन बिकम फॉल्स, जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए तब तक उस लूप को चलाते रहना है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम व्हाइल लूप का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कीप प्रिंटिंग while i लेस देन इक्वल्स टू 10, जब तक लेस देन इक्वल्स टू 10 नहीं हो जाता i की वैल्यू, तब तक हमें क्या करना है? हमें इस while लूप के अंदर हमें इस लूप को चलाते रहना है, ठीक है। चलो, सो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। क्या पढ़ा अभी हमने? कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ा, ठीक है। कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर हमने कौन कौन सा देखा? सीक्वेंशियल स्टेटमेंट देखा। नेक्स्ट हमने क्या देखा? आप बताओ फटाफट से, मैं तब तक पानी पीती हूँ। क्या क्या देखा हमने? सबसे पहले हमने देखा सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहला सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट था हमारा कौन सा स्ट्रक्चर था? नेक्स्ट रिपीटेशन स्ट्रक्चर था थर्ड नंबर पे, ठीक है। सिलेक्शन स्ट्रक्चर था। तो 3 स्ट्रक्चर्स को हमने देखा, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज अ 5th टॉपिक ऑफ योर चैप्टर। ओके, सो 5th टॉपिक इज एरे। एरे क्या होता है, ठीक है। एरे किसे हम कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको वेरिएबल पता है, वेरिएबल
सभी को पता होगा, आई होप सो, वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। ऐसा आपको एक कंटेनर के जैसे क्रिएट करना, ठीक है, और उसके अंदर आपको बताना सेम टाइप के वैल्यूज को बताना। फॉर एग्जांपल कि फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट्स इज योर वेरिएबल, ठीक है। अब उस वेरिएबल के नेम को आप बताएंगे, फ्रूट का क्या है, अलग अलग फ्रूट्स के अलग अलग नाम को आप उसके अंदर बताएंगे, ठीक है। उसके अंदर आप कोई नंबर नहीं डालेंगे, इसके अंदर आप कोई मार्क्स नहीं डालेंगे, ठीक है। आप सेम टाइप के वैल्यूज को डाल रहे हो, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से एरे के अंदर क्या होता है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप एलिमेंट स्टोर्ड इन अ कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन के अंदर, कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन के अंदर एक सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यूज को क्या करना होता है, स्टोर करना होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एरे कहते हैं, ठीक है। एरे इज लाइक अ वेरिएबल, ठीक है, एरे भी वेरिएबल के जैसे होता है, ओके, याद रखना है इस चीज को। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमारा इंडेक्स, इंडेक्स कहां से स्टार्ट होता है, इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, याद रख लेना, प्रोग्रामिंग के अंदर इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब यहां पर हमने वैल्यूज बता दी है, ठीक है। अब हमने एक ही टाइप का यहां पर वैल्यू लिया हुआ है, जैसे कि वैल्यूज के अंदर हमने 80, 85, 90, 95 ऐसे करके हमने इसके अंदर वैल्यूज बता दी है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमें एरे शो कर रहा है कि ये क्या दिखा रहा है हमें, ये है एरे, ठीक है। एरे में वैल्यूज इंडेक्स कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, और इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है। 0 से स्टार्टिंग पॉइंट इज 0 होता है, 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। और वैल्यूज हम अपने अकॉर्डिंगली उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, बट सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यूज, ठीक है। आप नंबर डाल रहे हैं तो नंबर ही आप उसके अंदर डालेंगे, ठीक है, इंटीजर वाला। अगर आप कोई कैरेक्टर डाल रहे हैं तो आप कैरेक्टर ही डालेंगे उसके अंदर, ठीक है। सो ये हमने एरे बता दिया कि एरे होता क्या है, इसको समझ लेना है कि एरे इज लाइक एन वेरिएबल, ओके। चल, अब एरे के एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एडवांटेजेस, फास्ट एक्सेस, ये फास्ट एक्सेस देता है, ठीक है। नेक्स्ट इज इजी टू यूज, ये बहुत इजी टू यूज होता है। उसके बाद डिसएडवांटेजेस कौन से हैं, इसके फिक्स्ड साइज होते हैं, ये एक इसका डिसएडवांटेज है। एंड उसके बाद इंसर्शन एंड डिलीशन आर डिफिकल्ट, इंसर्शन एंड डिलीशन, उसके अंदर न्यू वैल्यूज को ऐड करना और कुछ वैल्यूज को निकालना, डिलीट करना इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, ठीक है, वो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। सो ये इसके कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस थे, ओके, इसको आपको याद रखना है। एग्जाम में आपको एरे के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो एरे के अंदर के ऑपरेशंस आ सकते हैं, इंसर्शन, डिलीशन एंड एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, व्हाट इज एरे, ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकता है। तो अगर आपको एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आया कि व्हाट इज एरे एंड ऑपरेशंस ऑफ एरे, ये इंसर्शन एंड डिलीशन इन एरे, ये अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसे डेप्थ में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ओके, बस आपको मतलब समझ के रखना है, ठीक है। अब एरे के अंदर हम देखने वाले हैं ट्रैवर्सिंग, ठीक है, ट्रैवर्सिंग देखेंगे, उसके बाद इंसर्शन देखेंगे एंड डिलीशन ऑफ एरे देखेंगे, ओके। चलो, अब इसे थोड़ा सा ध्यान से सुनना है क्योंकि ये लर्न करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ध्यान से थोड़ा सा सुनेंगे, ओके। ट्रैवर्सिंग क्या होता है, ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या होता है कि आपके एरे के अंदर जो भी वैल्यूज आपने स्टोर करके रखी है, ठीक है, कॉन्सेक्यूटिव मेमोरी के अंदर आपने एरे के अंदर कौन सी एरे कहां पर स्टोर होता है, कॉन्सेक्यूटिव मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, ठीक है, लोकेशन पर स्टोर होता है, ओके। अब आपको क्या याद रखना है कि एरे के अंदर आपने कुछ वैल्यूज को, 10 वैल्यूज को इंसर्ट करके रखा हुआ है, एरे के अंदर आपने 10 वैल्यूज को स्टोर करके रखा हुआ है। अब उसके अंदर आपको ट्रैवर्सिंग परफॉर्म करना है। सो ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या होता है, वो एक्सेस करेगा, उस वैल्यूज को एक्सेस करेगा 1 बाय 1, ठीक है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। जैसे आपने 1 से 10 तक डाला है तो सबसे पहले वो किसको एक्सेस करेगा, 1 को, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को, ऐसे करके पूरा वो 10 तक क्या करेगा, उसे ट्रैवर्सिंग करेगा, ठीक है। चलो, यहाँ पर डेफिनेशन देख लो आप। ट्रैवर्सिंग मीन्स विजिटिंग ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे 1 बाय 1, ठीक है, विजिट कर रहा है एक के बाद एक हर एक एलिमेंट को, ठीक है, टू परफॉर्म एन ऑपरेशन सच एज डिस्प्लेइंग, ठीक है, उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, कौन सा ऑपरेशन, डिस्प्ले करने के लिए, आपके डेटा को डिस्प्ले 1 बाय 1 डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है, डिस्प्लेइंग, सर्चिंग एंड कैलकुलेटिंग, ठीक है, कैलकुलेटिंग, डिस्प्ले एंड सर्चिंग के लिए वो 1 बाय 1 ट्रैवर्सिंग के अंदर 1 बाय 1 वो क्या
क्या करता है, आपके वैल्यूज को लाता है, ठीक है, एक प्रॉपरली ट्रेवर्स करता है, ठीक है, याद रखना है, विजिट करता है, विजिटिंग, ठीक है। सो ये आपका एक एग्जाम्पल है, एरे हो गया ये 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है, ये आपका एक एग्जाम्पल है एरे का, ठीक है। अब ट्रेवर्सल कैसे होगा, पहले 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, ठीक है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ट्रेवर्सिंग हो रहा है, ठीक है। समझा आपको ट्रेवर्सिंग का मतलब क्या हो जाता है, विजिटिंग ईच एलिमेंट वन बाय वन, ठीक है, फॉर कैलकुलेशन, फॉर सिलेक्शन, फॉर डिस्प्लेइंग, ओके, ये कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, ओके। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट इज इंसर्शन। अब इंसर्शन रीड करो आप तब तक। चलो, इंसर्शन क्या होता है उसे देखते हैं, ठीक है। इंसर्शन का मतलब क्या होता है, इंसर्ट करना, वैल्यूज को इंसर्ट करना। आपका जो एरे है उस एरे के अंदर मान के चलो 10, 20, 40, 50 ये वैल्यूज उसके अंदर है, ठीक है, आपको 30 इस वैल्यू को इंसर्ट करना है, ठीक है। तो ये आप क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इंसर्शन ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है, इंसर्शन इन एरे। सो इंसर्शन कैसे होता है, इंसर्शन मीनिंग एडिंग, मीन्स क्या होता है, इंसर्शन का मतलब क्या होता है, एडिंग अ न्यू एलिमेंट एट अ स्पेसिफिक पोजीशन, एक स्पेसिफिक पोजीशन पे एलिमेंट को, न्यू एलिमेंट को ऐड करना an array in array के अंदर to make space and element after the position are shifted one position to the right, ठीक है। आप जिस जगह पर ऐड करने वाले हैं उससे पहले आप क्या करेंगे, आपके जो पहले वाले जो एलिमेंट्स है उसे आप क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, उसे आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे एंड देन उस वैल्यू को उस जगह पर आप इंसर्ट करेंगे, ठीक है। सो ये क्या है, एक इंसर्शन ऑपरेशन है एरे के अंदर, ठीक है, एरे के अंदर हमें इंसर्शन करना है। तो फॉर एग्जाम्पल बिफोर 10, 20, 40, 50, जैसे यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपको इंसर्ट करना है 30, देखो मैंने जो बोला था वही यहाँ पे, हाँ यहाँ पर है, मतलब मैंने बनाया है बट मैं उस टाइम पे सोची नहीं थी। चलो, इंसर्ट 30 एट पोजीशन 2, आपको पोजीशन 2 पर 30 ऐड करना है, ठीक है, पोजीशन 2 पर मतलब 10 के बाद 20 उस पोजीशन पे नहीं, कहाँ से इंडेक्स स्टार्ट होता है, 0 से होता है ना। सो आपको कहाँ पर ऐड करना है वैल्यू को, आप कहां पर ऐड करेंगे वैल्यू को, ये 0 पोजीशन है, ये 1 पोजीशन है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। तो आपको कहां पर ऐड करना है, आपको सेकंड पोजीशन पे जगह पे ऐड करना है, कहां पर, आपको सेकंड पोजीशन की जगह पे ऐड करना है, ठीक है। तो अब ऐड करने के लिए इंसर्ट 30 एट पोजीशन 2, आफ्टर आपको कैसे दिखाई देगा, 10, 20, 30, 40, 50, इसके पास का जो वैल्यू है ये दोनों को उसने क्या किया, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दिया, ठीक है। शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे जो स्पेस बचा है इस स्पेस पर उसने 30 इस वैल्यू को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। सो ये इंसर्शन ऑपरेशन इस तरह से होता है, ओके। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज डिलीशन इन एरे, एरे के अंदर जो वैल्यूज है उनमें से अगर हमें किसी भी एलिमेंट को डिलीट करना है तो उसे हम कैसे करते हैं उसके बारे में देखते हैं। डिलीट मीन्स, डिलीशन मीन्स रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम स्पेसिफिक पोजीशन, स्पेसिफिक पोजीशन से रिमूव करना है उस एलिमेंट को, ठीक है, इन एन एरे, एरे के अंदर से। आफ्टर डिलीशिंग द एलिमेंट द रिमेनिंग एलिमेंट आर शिफ्ट और शिफ्ट वन पोजीशन टू द लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ वन पोजीशन से वो शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, बीच में स्पेस खाली नहीं छोड़ सकते एरे के अंदर, ठीक है। सो वो शिफ्ट हो जाएगा उस पोजीशन पर, ठीक है, फिल द एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस को फिल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये अलग अलग पोजीशंस, ठीक है, ये क्या है, हमारे एरे है, ये एरे का एग्जाम्पल है 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। तो ये इसका 0 पोजीशन, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये ऐसे इसके पोजीशन है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे डिलीट करना है, किसको डिलीट करना है, 20 को डिलीट करना है, ठीक है। तो 20 को डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, आफ्टर, आफ्टर में आपको कैसे दिखाई देगा 10 और उसके बाद इसका हम पोजीशन डिसाइड करके इसे हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। तो ये डिलीट हो गया। अब डिलीट होने के बाद 10, 30, 40, 50 बचा, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट कहां पर कर देंगे, 10 के बाजू पे, ठीक है। सो ये शिफ्ट होने के बाद कुछ इस तरह
से आपको दिखाई देगा, ठीक है। सो ये क्या था, ये हमारा डिलीशन ऑपरेशन था। ओके, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि ये ऑपरेशंस किस तरह से हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पर हमने एरे के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। अब हम बबल, शॉर्ट एंड अदर टॉपिक्स को नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज के लेक्चर के लिए ये टॉपिक बहुत हो गया। आई होप सो आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे, किसी भी टॉपिक के अंदर कोई डाउट नहीं होगा। और अगर अभी भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हैं। आप आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सीएस के, उन सभी को शेयर जरूर से कर लेना, ताकि उन्हें भी सीएस के रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, कुछ भी इशू है तो वो उनका सॉल्व हो सके, ठीक है। चलिए, सो आज के लेक्चर के लिए इतना टॉपिक काफी है, क्योंकि इससे ज्यादा अगर हम पढ़ेंगे तो आपको समझने के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो आज इतना पढ़ाई काफी है। जल्दी से जाकर नोट्स प्रिपेयर करो, सर्च करो, जितने टॉपिक को पढ़ाई किया है आपने वो सारे टॉपिक को डिटेल में नोट्स प्रिपेयर करके लिखो उसे, ठीक है, ताकि आपका वो रिवीजन हो जाए। ओके, और एक बार में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करो, दोबारा से पूरा लेक्चर देखो, ताकि आपको ये चीजें समझ में आने लग जाए। ओके, चलिए, सो फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, ताकि आपकी लाइक की वजह से मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए और सारे लेक्चर्स पे लेक्चर्स लेके आऊं, ठीक है। चलिए, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, अपने सारे दोस्तों को शेयर जरूर से कर देना। और अभी न्यू आ रहा है सीएस के लेक्चर्स, तो व्यू मैंने देखे थोड़े से कम आ रहे हैं, तो सारे दोस्तों को शेयर करो ताकि उन्हें भी पता चले कि सीएस के लेक्चर्स आने स्टार्ट हो गए, ठीक है। चलिए, तो तब तक के लिए बाय बाय। और मैंने इंस्टा आईडी आपको दी हुई है, अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।